तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। उत्तराखंड जीके की क्लास है और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पे बहुत सारे फैक्ट्स या बहुत सारे कॉन्सेप्ट या बहुत सारे नोट्स आपके लिए लिख रखे हैं। तो अब ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं ये वो तथ्य हैं इसमें या वो फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। अब इन पर मैं आपसे बारी बारी डिस्कशन करूंगा और डिस्कशन करते हुए मैं इनके संबंध में बहुत सी चीज़ें आपको अलग से बताऊंगा अभी। तो आप लोग अपने साथ कॉपी पेन जरूर लीजिए और आने वाले समय में जो भी उत्तराखंड से में जीके के जो भी एग्ज़ाम होंगे जनरल नॉलेज के, जिसमें भी जनरल नॉलेज आएगी उत्तराखंड की, उसके लिए आपको बहुत ही फ़ायदा इनसे मिलने वाला है। ठीक है, तो अपने पास कॉपी पेन जरूर ले लीजिए, उसके बाद हमारे साथ बैठिए। मैंने इसमें आपसे बात की है उत्तराखंड के ग्लेशियर के बारे में, उत्तराखंड के दर्रों के बारे में, इसके अलावा उत्तराखंड में जो बुग्याल मिलते हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। इसके अलावा उत्तराखंड में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बहुत सारी ज्वेलरीज हैं। इसके अलावा कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा के बारे में आपसे हल्का हल्का मैं बात करता चलूँगा। अच्छा, सभी के बारे में मैंने जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एडवांस में मैं नहीं जाऊँगा। एडवांस के लिए हम आपको तब पढ़ाएंगे जब उत्तराखंड पीसीएस मेंस के लिए आप अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल जो है उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड में जो अन्य एग्ज़ाम हैं वनडे टाइप के या प्री एग्ज़ाम में, उनके लिए वीडियो आपको फ़ायदा पहुँचाने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड में ग्लेशियर की अगर बात करें तो देखिए, जैसे चमोली ज़िले में आपने सुना होगा सतोपंत ग्लेशियर। आप जानते हैं कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो उसका आंसर आ जाता है कि अलकनंदा नदी सतोपंत ग्लेशियर और सतोपंत झील से निकलती है। एक्चुअली है क्या कि सतोपंत ग्लेशियर और दूसरा ग्लेशियर है भागीरथी खर्क हिमानी। एक और सतोपंत ग्लेशियर, दूसरी ओर ग्लेशियर है भागीरथी खर्क हिमानी। ये दो अलग अलग ग्लेशियर हैं। इसमें से एक 15 किलोमीटर लंबा है और एक 18 किलोमीटर लंबा है। ये दोनों ही ग्लेशियर अगर आप दूर से देखेंगे तो ऐसे आपको दिखेंगे जैसे कोई आराम कुर्सी हो। पुराने ज़माने में चलती थी ना आराम कुर्सी, अब तो उसका चलन बंद हो गया है, तो सोफा ने उसकी जगह ले ली है। तो जैसे एक आराम कुर्सी रखी रहती है ना, उस तरह से पहाड़ में ये दो ग्लेशियर आपको दूर से दिखाई देंगे। इसमें से सतोपंत 15 किलोमीटर का और ये भागीरथी खर्क हिमानी जो है 18 किलोमीटर की है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं जो चीज़ें मैंने लिख रखी हैं ये मेरे लिए अपना लेसन प्लान है, जिससे कि मेरी फ्लो ना टूटे या कोई फैक्ट मैं आपको गलत ना बता दूँ। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, वो आपको बताता चलूँगा। इसलिए आप अपने साथ कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठें। ठीक है, अब ये दोनों ग्लेशियर जहाँ पर आपस में मिलते हैं, इन दोनों के मुहाने या मुंह जहाँ पर आपस में मिलते हैं, वहीं से जो पानी रिस के आता है उसके नीचे एक झील बन गई है जिसे हम कहते हैं सतोपंत झील। ये सतोपंत झील, चमोली जिले की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर ये नीचे झील बन गई है जिसका नाम है सतोपंत झील। इस झील से पानी रिसता है या इसी झील से अलकनंदा नदी निकलती है। आपको पता है कि अलकनंदा नदी का नाम कहाँ पर अलकनंदा नदी होता है? विष्णुप्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा जब दोनों आपस में मिल जाती है तो वहाँ पर इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। तो एक्चुअली अलकनंदा नदी जो निकलती है वो विष्णु गंगा के नाम से निकलती है, जैसे गंगा भागीरथी के नाम से निकलती है। कहाँ से? गोमुख से। हाँ, ध्यान रखना, गंगोत्री से नहीं, गोमुख से। गंगोत्री के करीब 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक जगह है गोमुख, वहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। और जब ये पहुँचती है गंगोत्री में, तो गंगोत्री में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? केदार गंगा। ध्यान रखना, गंगा नदी का जो नाम है ओरिजिनली क्या है? भागीरथी। कहाँ से निकलती है? गोमुख से, है ना। गंगोत्री के ऊपर गोमुख ग्लेशियर वहाँ से निकलती हैं। फिर आगे जाके देवप्रयाग में जब इसमें अलकनंदा मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। तो ध्यान रखना, अलकनंदा नदी जो है विष्णु गंगा के रूप में सतोपंत झील से निकलती है। और ये सतोपंत झील जो बन रही है ये बन रही है सतोपंत ग्लेशियर और भागीरथी खर्क हिमानी ग्लेशियर के पानी से, उनके रिसने से। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इसी विष्णु गंगा या अलकनंदा नदी के किनारे है वसुधारा फाल। ये माणा गाँव से करीब 4-5 किलोमीटर ऊपर है। उसके नीचे आप आए तो ये है माणा गाँव। चमोली जिले की बात कर रहे हैं, यहाँ पर माणा गाँव। इससे ऊपर आप चलेंगे करीब 5 किलोमीटर तो वसुधारा फाल। ठीक है ना, और वसुधारा फाल से ऊपर आप चलेंगे तो कौन सी लेक? सतोपंत लेक। ठीक है ना, और उसके ऊपर सतोपंत और भागीरथी खर्क हिमानी ग्लेशियर। ठीक है, अच्छा, अब जब आप नीचे आएंगे माणा गाँव से तो थोड़ा नीचे आकर के आपके कौन सा धाम मिलेगा? बद्रीनाथ धाम, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे है। अब देखिए, ये जो सतोपंत ग्लेशियर और भागीरथी खर्क हिमानी ग्लेशियर हैं ये नीलकंठ पर्वत के पूरब में है। ये यहाँ पर है नीलकंठ पर्वत, इसके पूरब में ये दोनों हैं। अब मेघदूत में या कालिदास के मेघदूतम में इसी जगह को कहा गया है अलकापुरी। ये जो आप देख रहे हो ना, सतोपंत, भागीरथी, वसुधारा, अलकनंदा, ये जो वैली है इसी वैली को कहा गया है, कौन सी वैली कहा गया उन्होंने? अलकापुरी। ठीक है ना, अलकापुरी कहा गया। अच्छा, यहीं पर है फूलों की घाटी। तो एक चीज़ और आ जाती है कि फूलों की घाटी को मेघदूतम में क्या कहा गया?
अलकापुरी। और स्कंद पुराण के केदारखंड में क्या कहा गया फूलों की घाटी को? नंदनकानन। इसकी बात हम बाद में करेंगे अभी। तो यही जो जगह है यही है कालिदास की अलकापुरी, ठीक है, चमोली जिले में। आप देखो यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अलकापुरी कहाँ है, सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ है, भागीरथी खर्क कहाँ है, वसुधारा कहाँ है, माणा कहाँ है, किस नदी के किनारे हैं, ठीक है ना, कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक बार मैं इन चीज़ों को बोल चुका हूँ, आप दोबारा से इसको सुन लेना ध्यान से और लिख भी लेना। उसके बाद टिहरी जिले में आते हैं। टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर है जहाँ से भिलंगला नदी निकलती है। उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर है। आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये 30 किलोमीटर लंबा है और लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा है गंगोत्री ग्लेशियर। यहीं से जो है गोमुख, अच्छा गोमुख क्यों कहते हैं? गाय के मुंह के समान आकृति है जहाँ से गंगा नदी निकलती है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा जो होते हैं ना ट्रैकिंग दल वाले जो पर्वतारोही घूमने जाते रहते हैं, क्या गोमुख से भी अब गंगा का जो सोर्स है वो थोड़ा सा और ऊपर चला गया। इसका ऐसा मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, ठीक है सर। तो खैर अभी भी गंगा कहाँ से निकल रही है? भागीरथी के रूप में गोमुख से। तो ये ग्लेशियर है गंगोत्री, उत्तरकाशी जिले में, यहीं पर है गोमुख। ये 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अच्छा यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि दुनिया में सबसे तेज़ी से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया में सबसे तेज़ी से कहाँ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं? तो इसका आंसर जो है वो हिमालय है। ध्यान रखना, इसका आंसर जो है वो क्या, आल्पस, एंडीज, पता नहीं क्या क्या दे देगा। तो दुनिया में सबसे तेज़ गति से जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसका आंसर हिमालय है। तो ये भी तेज़ गति से पिघल रहा है, ठीक है। आगे चलें, बागेश्वर में है। बागेश्वर में मैंने एक फार्मूला बना रखा है। फार्मूला ये है सुपिक, देख रहे हैं ना आप, सुपिक, सु से सुंदर ढूंगा, पी से पिंडारी और का से कफनी। सुंदर ढूंगा, पिंडारी और कफनी, ये 3 ग्लेशियर जो हैं बागेश्वर जिले में। उसके बाद मैंने इसी तरह से पिथौरागढ़ जिले का भी एक फार्मूला बना रखा है। मिलपोना, मी से मिलम, मिल से मिलम, पो से पोंटिंग और ना से नामिक। तो मिलपोना ये 3 ग्लेशियर जो हैं ये पिथौरागढ़ में है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में ही है रालम ग्लेशियर, ठीक है। आगे चलें, पिथौरागढ़ जिले में ही है एक बिरथी झरना है, बिरथी फॉल, ग्लेशियर नहीं है, बिरथी झरना या बिरथी फॉल जो है ये पिथौरागढ़ जिले में है। अच्छा देखिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम। उत्तराखंड का सबसे बड़ा गंगोत्री और कुमाऊं का सबसे बड़ा मिलम। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, मैंने लिखा दिया ना, देखो मिलपोना, मिलम ग्लेशियर जो है वो पिथौरागढ़ जिले में। अब दर्रा क्या होता है? पहाड़ के बीच रास्ता। दर्रे का मतलब क्या है? पहाड़ के बीच रास्ता। ये किसी वजह से बन सकता है, ये लैंडस्लाइडिंग से ही बन सकता है, ये एवलेंस से ही बन सकता है और भूकंप से ही बन सकता है ना। तो पहाड़ के बीच जो रास्ता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कुदरती जब पहाड़ बना तो बीच में एक दर्रा रह गई तो रास्ता बन गया आर पार। तो पहाड़ के आर पार या पहाड़ के बीच में जो रास्ता होता है उसे कहते हैं पास या दर्रा। अगर हम ये कुछ खास दर्रे हैं मैंने लिख रखे हैं, इसका मैंने फार्मूला बनाया, संथा मुमानी वादा लिट्रे, संथा मुमानी वादा लिट्रे, संखंड, थागला, मुलिंगला, माणा, माणा ऊपर लिखा है मैंने, माणा, नीति और फिर बाराहोती, दारमा, लिपुलेख और टेलपास। ये सारे के सारे इनका क्रम है, कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर। कभी ऐसे ही पूछ लेता ना, पश्चिम से पूरब की, एक बार मैप में भी इसको देख लेना आप लोग। तो ये सारे के सारे क्या हैं? दर्रे हैं। इसमें से उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला दर्रा है सिंकंड या श्रीगंड। संकट या श्रीकंठ जो है ये उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है थागला और मुलिंगला। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में जो दर्रा है वो है थागला और मुलिंगला। उसी तरह से चमोली और तिब्बत के बीच में भी दर्रे हैं, नीति, माणा, माणा का एक नाम और भी है डुंगरीला, दा पे छोटी को मात्रा है, नीति, माणा, घाटमिला, इसका पूरा नाम है घाटमिला धुरा, सुन रहे सर, घाटमिला धुरा, किंगरी बिंगरी, फिर शलशल्ला। ये किसके बीच में? चमोली और तिब्बत के बीच में। पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं मिलम, लिपुलेख, दारमा और नवीधुरा। मिलम, लिपुलेख, दारमा और नवीधुरा। चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले दर्रे हैं बाराहोती, बागेश्वर और चमोली को जोड़ता है सुंदर ढूंगा, और ट्रेलपास जो जोड़ता है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, याद ही करने ठहरे, है ना। अब बुग्याल, बुग्याल को हम क्या कहते हैं? अल्पाइन पास्चर्स, उच्च स्थलीय घास स्थल या उच्च स्थलीय चारागाह, इनको हम लोग क्या कहते हैं? अल्पाइन पास्चर। पास्चर्स का मतलब चारागाह, है ना, पास्चर्स का मतलब चारागाह। अल्पाइन यहाँ सब कहाँ से आया? अल्पाइन टाइप क्लाइमेट। देखें ना, आप पहाड़ पे जाएंगे ना तो पहले आपको मिलेगा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, फिर मिलेगा आपको क्या? उपोष्ण के बाद कौन सी जलवायु मिलेगी? शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, है ना। फिर शीतोष्णकटि के बाद, शीतोष्णकटिबंधीय के बाद आपको मिलेगी उप हिमालय जलवायु, जिसे उप अल्पाइन भी कहते हैं। फिर हिमालय जलवायु, जिसे अल्पाइन टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। फिर आ गया टाइगा, फिर आ गया टुंड्रा।
तो अल्पाइन माने, अच्छा इसकी खूबी क्या है, इस तरह के क्लाइमेट की खूबी क्या है कि गर्मी के 2 महीनों में, गर्मी के जो 2 महीने होते हैं उसमें कठोर शीत नहीं होती, ठंड तो होती है लेकिन कठोर ठंड नहीं होती। बाकी के 10 महीने में यहाँ पर कठोर ठंड होती है। आप ये देखेंगे कि जैसे हमारे यहाँ ये जो जिन इलाकों की बात कर रहा हूँ ना मैं, जैसे माड़ा नीति के आसपास के इलाके हो गए, लिपू लेक के, मुंशियारी के आसपास के इलाके हो गए, तो यहाँ पर जून में ही बर्फ़ पड़ जाती है। आप बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में, आपने खबरों में पढ़ा ही होगा, ये सारे वो इलाके हुए जून में ही बर्फ़ पड़ जाती है और अक्टूबर में तो बर्फ़बारी यहाँ शुरू हो जाती है। मानसून के बाद 15 सितंबर के बाद आमतौर पर यहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। तो पूरे साल यहाँ पर ठंड रहती है। इसके अलावा जो सर्दी का मौसम है उसमें कठोर शीत होती है, गर्मियों में जो है कि शीत होती है, साधारण शीत नहीं। जैसे अभी आप देखो हमारे यहाँ कौन सा महीना, दिसंबर का महीना चल रहा, इस समय जो ठंड है ये साधारण शीत है। इन इलाकों में इससे कहीं ज़्यादा ठंड होती है। आपके यहाँ जो जनवरी में ठंड होगी ना, इतनी ठंड वहाँ पर जून में होगी। तो इस टाइप के क्लाइमेट को हम कहते हैं अल्पाइन टाइप क्लाइमेट। यहाँ पर जो जितनी बारिश होती है वो बर्फबारी के रूप में होती है ज़्यादातर। तो उच्च स्तरीय चारागाह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको उच्च स्तरीय चारागाह? एक्चुअली यहाँ पर एक तो बारिश कम होती है, दूसरे गर्मी बहुत कम होती है। यहाँ पर बारिश और गर्मी कम होती है तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े प्लांट्स को क्या चाहिए भाई, बारिश चाहिए, गर्मी चाहिए और जो है कि अच्छी मिट्टी का मतलब ये गहरी मिट्टी होनी चाहिए कि जाके जड़ें जो है वो गहराई तक चली जाएं। आप देखो ना, एक पौधा आप गमले में लगा दो, एक बड़ा सा गमला ले आओ, उसमें आप आम का पेड़ लगा दो, 800 रुपये का मिलता है सर, नहीं 1600 रुपये का, 1600 रुपये का बड़ा सा गमला ले आओ आप, उसमें मिट्टी डाल दो, उसमें आम का पेड़ लगा दो आप, उसके बगल में ही दूसरा आम का पेड़ लगा दो आप जो मिट्टी में हो। आप 4 साल बाद देख लेना गमले वाला वहीं खड़ा होगा और जो मिट्टी में है वो कहीं जाकर, क्योंकि उसको ज़्यादा गहरी मिट्टी मिल रही है, उसकी जड़ें जो हैं स्वच्छंद रूप से पल रही हैं। जैसे कि बड़े तालाब की मछली ज़्यादा स्वादिष्ट होती है बजाय छोटे तालाब के। तो खैर, तो यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी वनस्पतियाँ उग नहीं पाती। छोटे मोटे आपको ब्रह्म कमल या बुरांश के पुष्प पेड़ दिख जाएंगे। इसके अलावा आमतौर पर आपको यहाँ झाड़ियाँ दिखेंगी। सबसे ज़्यादा जो आपको दिखेगी यहाँ पर मखमली घास के मैदान, जैसे क्रिकेट के या हॉकी के मैच देखते हो। खैर हॉकी तो घास के मैदान पे हो रही है, टर्फ पे हो रही है। आप जो फुटबॉल के या क्रिकेट के मैदान देखोगे ना, खासकर जैसे मखमली घास बिछी रहती है ना, तो इस तरह की ऊंची ऊंची घास मखमली। और उसको जैसे भैंस नहीं होती, भैंस बरसीम को कितने चाव से खाती है ना, बरसीम को चरई जिसे कहते हैं ना, चरई ज्वार को कितने चाव से खाती है, नहीं खाती है। तो उसी तरह से बकरियाँ पता है, बकरियाँ सबसे ज़्यादा चाव से कैसे खाती हैं, गेहूँ के तने को। बकरी के सामने आप बरसीम रख दो, उसे नहीं खाएगी, और चोरी का आप गेहूँ का तना वो खा लेगी। तो खैर अलग अलग जानवर है ना, तो उनकी पसंदीदा घास होती है। तो ऊपर पहाड़ में जो भेड़ बकरियां हैं उन्हें यहाँ की जो घास जो है बहुत पसंद आती है। क्यों? एक तो मुलायम है ना, मुलायम है, दूसरा ये घास पौष्टिक भी बहुत है। घास यहाँ पर घास मिलेगी खूब, किसी का कोई कब्जा नहीं, खुले हैं। आप जो है कि इसको अपने भेड़ बकरी अपने पशुओं को ले जाओ, चराओ। दूसरा घास यहाँ की पौष्टिक भी बहुत है और पशुओं को स्वादिष्ट भी खूब लगती है। तो यहाँ पर जो है निचली घाटियों के जो चरवाहे हैं, यहाँ पर हर बार अपने पशुओं को लेकर के आते हैं। जब हल्की सी गर्मी का मौसम आता है, यहाँ पर बर्फ़ पिघल जाती है, बर्फ़ पिघलने के बाद जो घास जो है वो ऊपर दिखाई देती है। तो जो निचली घाटियों में, जो सर्दियों में जो लोग नीचे चले गए थे, गर्मियों में फिर से यहाँ पर आ जाते हैं अपने किसके साथ, पशुओं के साथ, अपनी भेड़ बकरियों के साथ, और यहाँ पर उनको चराते हैं। ठीक है साहब। तो इसलिए इन बुग्यालों को कहते हैं हम पशुपालकों का स्वर्ग या भेड़ पालकों का स्वर्ग। इन बुग्यालों को भेड़ पालकों का या पशुपालकों का स्वर्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं साहब? खूब घास मिल रही है, कोई चिंता नहीं है, बंसी बजाते रहो और भेड़ बकरियां अपने आप ही पल रही हैं, है ना। तो पशुपालकों का स्वर्ग कहते हैं। यहाँ पर जो पशुपालक हैं उनको पालसी भी कहते हैं, गद्दी भी कहते हैं, गुज्जर भी कहते हैं, है ना। अलग अलग नाम है इनके, पालसी, गुज्जर और गद्दी, अलग अलग नाम है इनके। ठीक है साहब, आगे चलें। कहाँ थे? मैं तो भूल गया था कहाँ मैं तो ऐसे ही बोलता जाता हूँ। था कहाँ? बुग्याल की तरह हैं? अच्छा यहाँ पे थे ना। हाँ, तो देखो आमतौर पर ये समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ठीक है। और पशुपालकों का स्वर्ग कहते हैं, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर आपको मोनाल मिलेगा, आपको यहाँ पर कीड़ा जड़ी जिसे कहते हैं यारसा गम्बू, कीड़ा जड़ी या यारसा गम्बू, यहाँ पर ये खूब मिलती है साहब। और यहाँ पर बहुत सारी बूटियाँ ही मिलेंगी आपको। ये सवाल भी आता है, इसको ना आपको रटेंगे नहीं, बार बार पढ़ेंगे तो याद होंगे ये। गुग्गुल, बिल, जटामासी, कुट, ममीरी। एक बसों में सुनते हैं ना, सुरमा ममीरी 500, वही वाली ममीरी है ये। तो ये तरह तरह की बूटियाँ हैं ये, गुग्गुल, बिल, जटामासी, कुट, ममीरी, रतन ज्योति। ठीक है ना, ये अलग अलग बूटियाँ मिलती हैं। कश्मीर में इन बुग्यालों को कहते हैं मर्ग, और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में इन्हें कहते हैं थच, और आपके उत्तराखंड में से कहते हैं बुग्याल और पयार। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फूलों की घाटी, बुग्याल तो है ये,
फूलों की घाटी जो है बुग्याली है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फूल खूब मिलते हैं इसलिए इसका एक नाम फूलों की घाटी भी हो गया। तो फूलों की घाटी की बात करें तो मैंने चमोली जिला जानबूझ के नहीं लिखा, मुझे पता है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा फूलों की घाटी चमोली में। और अगर आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि फूलों की घाटी चमोली में है, तो आप जो है अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ो, कोई अपना काम धंधा ढूंढो, ठीक है। सच में अगर आपको ये नहीं पता है तो फूलों की घाटी समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर है, जोशीमठ तहसील में है, चमोली जिले की। अच्छा, ये जो है ना 2 पर्वतों के बीच, एक गंध और मादन। जैसे बद्रीनाथ धाम, आप मुझे बताएंगे इमरान जी, बद्रीनाथ धाम किन 2 पर्वतों के बीच में है? सोच समझ का आंसर देना, किन 2? हाँ, बद्रीनाथ धाम। इसका मतलब वीडियो घर जाके देखी नहीं, यहाँ सुन के चले गए। आप बताओ, आप बताओ। नर नारायण पर्वतों के बीच में, जिसमें नर पर्वत अर्जुन का रूप है और नारायण पर्वत भगवान विष्णु का रूप है। ऐसे नहीं चलेगा भाई, देखो मैं क्लास सब बंद कर दूंगा, रिवीजन करो, रिवीजन मस्ट है, ठीक है, रिवीजन मस्ट है, ओके। तो ओके चलो, तो जिस तरह से बद्रीनाथ धाम जो है वो नर नारायण पर्वतों के बीच में है, उसी तरह से फूलों की घाटी जो है वो गंध और मादन पर्वतों के बीच में, ओके। अच्छा, ये जो वैली है, ये जो एरिया है ना, ये म्यूंडार वैली का है। फूलों की घाटी जो है ना भाई, फूलों की घाटी तो हमने इसको नाम दे दिया, एक्चुअली इसका नाम है म्यूंडार वैली। म्यूंडार वैली, म्यूंडार के नाम से ये नदी बहती है, ठीक है सर। तो ये म्यूंडार वैली में है, गंध और मादन पर्वतों के बीच में है। इसके बीचों बीच में एक नदी बहती है पुष्पावती, जो कि यहाँ पर एक ताल है, पुष्पतया ताल, या पता नहीं पुष्पा ताल, जो भी है वो, खैर, लेकिन ये कन्फर्म है कि इसके बीचों बीच से नदी बहती है, पुष्पावती नदी, ठीक है। 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने इसको खोज लिया था तुक्के से। एक्चुअली वो टैगर थे, तो शायद बद्रीनाथ धाम गए थे, तो वापसी में इस रूट से वो आ रहे थे, तो उन्हें यहाँ का नज़ारा दिखा। जब यहाँ का नज़ारा दिखा तो वो यहाँ पर आए, और आए तो अपने साथ फिर वो फूलों के बहुत सारे बीज ले गए थे। काफ़ी दिन यहाँ रुके, अपने साथ फूलों के बहुत सारे बीज ले गए लंदन, और लंदन में जा के उन्होंने इस जगह पर एक किताब लिखी जिसका नाम था द वैली ऑफ फ्लावर्स। किधर गई? द वैली ऑफ फ्लावर्स। 1931 में ये आए थे यहाँ पर। उन्होंने 1931 में, ध्यान रखना, फ्रैंक स्मिथ ने, जो कि ब्रिटिश पर्वतारोही थे, 1931 में ये किताब, ये फूलों की घाटी खोजी। फिर 1947 में उनकी इस पर एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था द वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना। 1939 में, यानी कि 1939 में इस फूलों की घाटी की प्रसिद्धि सुन करके इंग्लैंड से ही मार्गरेट लेक आई यहाँ पर। वो यहाँ पर काफ़ी समय तक रही, है ना, प्रकृति जो है प्रेमी रही होंगी, वो यहाँ पर रही, उन्होंने काफ़ी समय यहाँ गुजारा, लेकिन यहीं पर एक पत्थर से फिसल के उनकी डेथ भी हो गई। तो इसी फूलों की घाटी में मार्गरेट लेक की समाधि भी है, ठीक है। स्कंद पुराण के केदारखंड में इसको कहा गया है, फूलों की घाटी को, नंदन कानन, और मेघदूतम में इसको कहा गया है अलकापुरी, ठीक है। 1982 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया, और 2005 में क्या हुआ, ये है यूनेस्को, हाँ, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी, शाबाश। चमोली जिले में और बुग्याल है ओली और गुरसों। ओली और गुरसों जो है ना, ये फेमस है स्केटिंग के लिए। स्केटिंग कहते हैं, स्कीइंग कहते हैं, स्कीइंग कहते हैं, शायद क्या कहते हैं सर, बर्फ पे जो फिसलते हैं, स्केटिंग कहते हैं, स्कीइंग कहते हैं, स्कीइंग कहते हैं, स्कीइंग जो भी कहते हैं हम ना, ठीक है ना, बर्फ पे फिसलना। तो ओली और गुरसों जो हैं ये एक्चुअली बुग्याल हैं, लेकिन ये इलाके इतने ठंडे हैं कि यहाँ पर साल में लगभग 10-11 महीने बर्फ ही बर्फ रहती है। तो यहाँ पर, यहाँ की बर्फ़ का फ़ायदा उठा करके यहाँ पर जो हिम खेल है ना, हिम क्रीड़ा, इसे आप स्कीइंग कह सकते हैं, जैसे आइस हॉकी और पता नहीं कौन कौन से खेल होते हैं, आइस स्केटिंग, तमाम तरह के खेल होते हैं, तो यहाँ पर ओली और गुरसों में होते हैं। इसमें सबसे फेमस है ओली। अक्सर डिस्कशन भी चलता रहता है कि भाई इसको एक जो है यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी बनाई जाए कि यहाँ पर हमेशा टूरिस्ट आते रहें। तो चमोली ज़िले में है ओली गुरसों में। अच्छा, ये ओली गुरसों हुआ, फूलों की घाटी हुआ, बद्रीनाथ हुआ, ये सभी जो हैं जोशीमठ तहसील में हैं, और सभी एक दूसरे के आसपास हैं, ध्यान रखना, जोशीमठ तहसील में, और सभी एक दूसरे के आसपास हैं। तो यहाँ पर साहब बर्फ़ के खेल होते हैं, बर्फ़ के खेल होते हैं यहाँ पर, ओके। इसके अलावा चमोली ज़िले में ही सतोपंथ बुग्याल भी है, झील भी है, ये ग्लेशियर भी है, और इसके आसपास का इलाका बुग्याल। यहीं पर रूपकुंड झील भी है और रूपकुंड बुग्याल भी है, ठीक है। बेदिनी बुग्याल चमोली ज़िले में ही है, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। बेदिनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, ध्यान रखना। और ये जो है ना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि वेद जो धरती पर उतरे वो इसी बुग्याल में उतरे, यानी इसी जगह पर उतरे, इसलिए बेदिनी बुग्याल को हम कहते हैं वेदों का प्रणय स्थल, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है बेदिनी, वेदों के नाम पर इसका नाम पड़ा बेदिनी। तो बेदिनी बुग्याल को वेदों का प्रणय स्थल कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर सर्वोच्च क्यों लिखा होगा, सर्वोच्च नहीं, सबसे बड़ा। ये जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है,
सबसे बड़ा बुग्याल है, ठीक है साहब। इसी के पास है रूपकुंड झील, और जो नंदा देवी राजयात यात्रा है ना, आपको पता है रूपकुंड झील नंदा देवी राजयात यात्रा के पड़ाव पर है। नंदा देवी राजयात यात्रा का डोला कहाँ फाइनली छोड़ दिया जाता है? होमकुंड झील पर जाकर के, होमकुंड जो है वो राजयात यात्रा का अंतिम पड़ाव। रूपकुंड झील से करीब 17-18 किलोमीटर आगे जाकर के होमकुंड झील है, जहाँ पर सिखों का पवित्र गुरुद्वारा भी है। वहाँ पर डोला छोड़ दिया जाता है, मेड़ा छोड़ दिया जाता है। माना जाता है कि मेड़ा जो है अब अपने आप आगे कैलाश चला जाएगा, ठीक है। तो राजयात यात्रा जो है इसी रूट से होकर गुजरती है, कहाँ से? बेदनी बुग्याल से। पिछले 10-12 साल पहले जब राजयात यात्रा हुई थी ना, तो बेदनी बुग्याल काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि यात्री जब यहाँ से गुजरे थे तो उसमें बहुत सारे टूरिस्ट भी थे, तो चर्चा में रहा था कि भाई यहाँ की जो इकोलॉजी है वो बेदनी बुग्याल की उससे बहुत डिस्टर्ब हुई है। लोगों ने वो मनमाने तरीके से, अब प्रकृति को प्रकृति ना समझ के दोहन उसका करोगे तो नुकसान तो होगा ही होगा ना, है। तो यात्रा की वजह से नहीं, यात्रा की वजह से उसकी इकोलॉजी संकट में नहीं आई है, वहाँ के लोगों का जो व्यवहार था, जो टूरिस्ट थे, जो अपना टूरिस्ट समझ के चले गए, उससे उसकी इकोलॉजी को असर पड़ा हुआ। तो साहब पवित्र बुग्याल है उत्तराखंड का बेदनी बुग्याल, नंदा देवी राजयात यात्रा के मार्ग पर है ये। आगे चले, कहाँ थे? हाँ, नंदा देवी राजयात यात्रा यहाँ से होकर गुजरती है, और ये बुग्याल जो है समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर। इसका मतलब फूलों की घाटी इससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर है, 3600 मीटर की ऊंचाई पर। ओडी में है चोपता बुग्याल, जिसे गांधी जी ने गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा था। उत्तरकाशी में केदारकांठा, मानेक, हरकीदून, दयारा बुग्याल। उत्तरकाशी में केदारकांठा, मानेक, हरकीदून और दयारा बुग्याल। टिहरी में है पमाली काठा, कुश कल्याण, खतलिंग और खरशोली। ये सारे के सारे बुग्याल जो हैं। अच्छा, इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो मेरा अपना तजुर्बा है ना, इनमें सबसे ज़्यादा जो पूछता है ओली और गुरसो, सबसे ज़्यादा ओली, गुरसो, उसके बाद बेदनी बुग्याल, बेदनी बुग्याल के बाद चोपता, चोपता के बाद हरकीदून और दयारा, और एक बार पूछा है उसने पमाली कांठा। ये सबसे ज़्यादा पूछता है। चार धाम जो हैं हमारे, उनका हम अगर ऊंचाई का क्रम करें तो वह है KYBG, यानी कि सबसे ऊंचा केदारनाथ, फिर यमुनोत्री, फिर बद्रीनाथ और फिर गंगोत्री। अगर हम इनकी यात्रा क्रम की बात करें तो सबसे पहले हमें जाना है केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर यमुनोत्री और उसके बाद गंगोत्री। ये भी एग्जाम में पूछा गया है आपसे, ठीक है। आगे चलें। अब आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? उत्तराखंड में लोहा सबसे ज़्यादा मिलता है कुमाऊँ में। कुमाऊँ में भी खासकर नैनीताल जिले में, कालाढूंगी और रामगढ़ में सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड में लोहा मिलता है चमोली जिले में, मोहनखाल में। फिर आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में तांबा कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? तो उत्तराखंड में तांबा सबसे ज़्यादा मिलता है कुमाऊँ में। कुमाऊँ में भी खास करके बागेश्वर में, थैलीपाटन में। फिर चूना पत्थर हमारे यहाँ आपको पता है कालसी देहरादून में, तो कालसी के पास गांव है मंदारम या मंदारसू, मंदारम या मंदारसी, वहाँ पर आपको खूब चूना पत्थर मिलेगा। इसके अलावा देहरादून जिले में ही डोईवाला मसूरी, इसके अलावा डोलोमाइट आपको मिलेगा देहरादून में। देहरादून में आपको डोलोमाइट भी मिलेगा। खड़िया मिट्टी जो आपको मिलेगी टिहरी में, रंगार गांव में, टिहरी में रंगार गांव में खड़िया मिट्टी आपको मिलेगी। उसके बाद मैग्नेसाइट और सोप स्टोन, ये भी उत्तराखंड में खूब मिलते हैं, मैग्नेसाइट और सोप स्टोन। मैंने एक फार्मूला बताया है, AG बैरासंग डोलो, AG बैरासंग डोलो। ए से एडालूसाइट, एडालूसाइट, जी से जिप्सम, ये बेराइट, संगमरमर और डोलोमाइट। ये आपको मिलेंगे, खूब मिलेंगे कहाँ? देहरादून में। देहरादून में आपको खूब मिलेंगे ये AG बैरासंग डोलो। उसके बाद कुमाऊनी भाषा की बात करें तो एक आध बार सवाल मैं ये भी ट्रेंड देख रहा हूँ, क्या भाई पूर्वी कुमाऊनी भाषाएं कौन सी हैं, पश्चिमी कुमाऊनी भाषाएं कौन सी हैं, उत्तरी कुमाऊनी कौन सी हैं और दक्षिणी कुमाऊनी कौन सी हैं? तो पूर्वी कुमाऊनी में सोरयाली, सीराली, अस्कोटी, कुमैया। पश्चिमी कुमाऊनी में चौगरखिया, खसपराजिया, दनपुरिया, गंगोई, पछाई। उत्तरी कुमाऊनी में जोहारी या भोटिया, जोहारी या भोटिया नहीं, भोटिया लोगों की भाषा है जोहारी। और दक्षिणी कुमाऊँ में रच भैंसी। भाई इनको आप कैसे याद करेंगे ये आप जाने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना अस्कोट, अस्कोट जो है ये पूर्व कुमाऊँ के पूर्वी हिस्से में, पिथौरागढ़ में है ना, ठीक है साहब। और सहारनपुर के पास एक कस्बा है गंगोह, तो आप देखोगे तो वो पश्चिम में है, तो ऐसे आप पश्चिम याद कर सकते हो, गंगोई, ठीक है ना, गंगोई और पछाई, है ना।
और जोहारी भोटिया तो ये तो उत्तर में ही मिलते हैं ना, ठीक है साहब। और दक्षिणी कुमाऊनी में है रच भैंसी, ठीक है ना। भैंसें आपको अपने तराई में खूब मिलेंगी, तो इसे आप दक्षिण करके याद कर सकते हो। सर भैंसें पहाड़ पे ऊपर बहुत कम है ना, भैंसें दक्षिण में खूब है, तो दक्षिण कुमाऊं में आप ऐसे याद कर सकते हो रच भैंसी। अपने अपने तरीके हैं कैसे आप याद करते हो, कर लेना। फिर आभूषण, अपने गले के आभूषण, गले में जाहिर सी बात है हार पहने जाते हैं, कोई अंगूठी तो पहनी नहीं जाती है, तो सब सारे के सारे ये हार हैं। चंद्रहार, गुलबंद, ये तिलहरी, तिलहरी सोने का, बाकी ज़्यादातर चांदी के हैं। तिलहरी ये खूब आता है साहब, तिलहरी खूब पूछा जाता है। चंद्रहार, गुलबंद, तिलहरी, तिलहरी। उसके बाद हंसुला, हंसुला का एक नाम और भी है सूत। ये हंसुला या सूत जो है वो वैवाहिक स्त्रियाँ पहनती हैं, ठीक है ना। जैसे मंगलसूत्र सुहाग की निशानी हुआ, शायद ऐसे ही होगा ये, ठीक है। फिर चरे या चरियो, लिखा मैंने चरियो, चरे या चरियो, ये सब गले के हैं। ये कमर में पहनी जाती है करघनी, तगड़ी, माथे का शीश फूल, नाक में बुलांक फूली, पैर में झांवर और इमरती, कमर में करघनी और तगड़ी, कान में मुरखला, मुरखले, बुजली, मुंदड़े, मुंदड़े को मुनाड़ भी कहते हैं। सिउड़ सांगल, ये खास तरह का आभूषण है, चांदी का है, कांधों पर, यहाँ पर कांधे पर पहना जाएगा ये सिउड़ सांगल, ठीक है। उसके बाद पोंटा, पोंटा जो है ये भी खास प्रकार का आभूषण है, एड़ी से लेकर पैर तक। हमारे यहाँ बुक्सा जनजाति की महिलाएं और थारू जनजाति की महिलाएं भी इसको खूब पहनती थी, मैंने अपने बचपन में देखा था। ये जो आभूषण आप देख रहे हो ना, सिउड़ सांगल और पोंटा, हमारे यहाँ बुक्सा और थारू जनजाति की महिलाएं भी पहनती थी इसको। तो पोंटा जो है वो एड़ी से लेकर के ऊपर पैर तक पूरा का पूरा ये आभूषण है, पहना जाता है ये सब। एड़ी से पैर के ऊपरी भाग, पैर का ऊपरी भाग ये हो गया जान, ठीक है ना, यहाँ तक। अच्छा, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, इसमें अक्सर वो भी पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा हाथों से बजाया जाता है, कौन सा फूंक वाद्य है, ऐसे कहते हैं, कौन सा फूंक वाद्य है, ठीक है। तो जैसे मोछंग बांसुरी जैसा होता है, मोछंग क्या हुआ, बांसुरी। फिर मशक बीन, एक बार पूछा था, मशक बीन जो है उसमें कितनी वो होती हैं बीन, 5 बीन होती हैं साहब, 5 बांसुरी होती हैं साहब। मशक बीन में कितनी, बैक पाइपर मशक बीन 5 बांसुरी होती है उसमें, ठीक है। फिर बिड़ाई, कई बार आया कि बिड़ाई जो है वो लोहे का वाद्य यंत्र है। और देखो मैंने वो ऐसे जो पुराने ज़माने में बैंड बाजे बारातों में चलता ना, मैंने बनाने की कोशिश की है। क्या कहते हैं सर इसको, मैं भूल गया, माउथ ऑर्गन नहीं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, पता जो भी कहते हैं। ये लोहे का वाद्य यंत्र है, फूंक के बजाया था बिड़ाई। हुड़का आप लोग जानते ही है, डमरू समझते हैं ना, तो बड़ी सी डमरू है वो है हुड़का। फिर दमाऊ या दमामा, ये तांबे का नगाड़ा, नगाड़ा समझते हैं, बड़ा सा धड़ धड़, आजकल वो चल रहा है ना, पै 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 पै, उसमें देखो नगाड़ा आप ऐसे बजा रहे हैं ना, वो एक लड़की की चल रही है खूब वायरल हो रही है, पै 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 पै, ठीक है। तो वो दमाऊ या दमामा, ये तांबे का नगाड़ा जैसा होगा। फिर होता है तुरही, रणसिंगा या भंगोर। अगर आप पुराने ज़माने के सीरियल देखेंगे, पुराने ज़माने की कथाओं पर आधारित सीरियल देखेंगे, तो जैसे युद्ध होता था ना, तो एक बड़ा सा बाजा लेकर टू 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 होती नहीं तुरही, युद्ध घोषणा या युद्धनाद, तो ये हो गई आपकी तुरही या रणसंगा, पहाड़ में इसको कहते हैं भगोर। और ये देखो इस तरह का बना होता है, ये लंबा था, ठीक है साहब। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे।